नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षाओं में आपको मेरे द्वारा मम्मट के काव्य प्रकाश की आपदा शब्द शक्ति की विवेचना करवाई गई थी। तत्पश्चात उसी क्रम में आपदा शब्द शक्ति के विषय में मैंने आपको बताया था कि आपदा शब्द शक्ति ईश्वर द्वारा प्रदत्त शब्द शक्तियों में पहली शब्द शक्ति है, स्वाभाविक शब्द शक्ति है। और तत्पश्चात अब हम मम्मट के काव्य प्रकाश की लक्षणा शब्द शक्ति का अध्ययन करेंगे। लक्षणा शब्द शक्ति की कारिका काव्य प्रकाश में इस प्रकार से लिखित है। मुख्यार्थवादे तद्योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यतसा लक्षणारोपिता क्रिया। इसको भली भांति समझने की कोशिश करेंगे। मुख्यार्थ बाधो तद्योगे, मुख्यार्थ का बाध हो जाने पर, मुख्यार्थ का बाध हो जाने पर तद्योग है उसी से जुड़ा हुआ, रूढ़ितो अथय प्रयोजनात्, जिसमें तीसरी बात है रूढ़ि या प्रयोजन। अन्यो अर्थो लक्ष्यते, जब अन्य अर्थ लक्षित होता है, यतसा लक्षणा आरोपिता क्रिया, तो वहाँ पर लक्षणा नाम की आरोपित क्रिया होगी। अब यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि लक्षणा शब्द शक्ति के तीन हेतु होते हैं। पहला होता है मुख्यार्थवाद, अर्थात मुख्यार्थ को बताने वाली आपदा शब्द शक्ति का जो मुख्यार्थ है उसका बाद होने पर तद्योगे, उस मुख्यार्थ से जुड़ा हुआ ही दूसरा अर्थ का समक्ष आने पर रूढ़ितो अथ प्रयोजनात्, और उस अर्थ को अभिव्यक्त करने में या तो कोई प्रसिद्धि हो, रूढ़ि हो, और या कोई वक्ता का तात्पर्य या प्रयोजन हो। इस प्रकार से अन्यो अर्थो लक्ष्यते, अन्य अर्थ का तात्पर्य है वाच्य अर्थ से भिन्न अर्थ जब लक्षित होता है तो वहाँ पर लक्षणा नाम की आरोपित क्रिया होती है। मैं आपको क्रम से ये लक्षणा के जो तीन हेतु हैं वो बताता हूँ कि लक्षणा के तीन हेतु है। पहला हेतु है मुख्यार्थ का बाद होना चाहिए, दूसरा हेतु है कि उस मुख्यार्थ से जुड़ा हुआ कोई अर्थ होना चाहिए, और उस अर्थ की अभिव्यक्ति में या तो कोई प्रसिद्धि हो और या वक्ता का तात्पर्य या प्रयोजन हो। इस प्रकार से जब वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ लक्षित होगा, यत्सा लक्षणा आरोपिता क्रिया, तो वहाँ पर लक्षणा नाम की आरोपित क्रिया होगी। ये इसकी वृत्ति दे रखी है, देखिए। कर्मणि कुशल इत्यादौ दर्भ ग्रहणाद्य योगात गंगायाम घोष इत्यादौ च गंगादीनाम घोषाधारत्व संभवाद मुख्यार्थस्य। अब यहाँ पर इन्होंने ये दो उदाहरण दिए हैं, एक है कर्मणि कुशल है और दूसरा है गंगायाम घोष है। कर्मणि कुशल है का अर्थ है कि कर्म में जो कुशल है, और गंगायाम घोष का अर्थ है गंगा के प्रभाव में आभीर ग्रह, अर्थात धोबियों की बस्ती। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्मणि कुशल में, कर्म में जो कुशल है, कर्म में जो कुशल है, अर्थात जो कार्य करने में प्रवीण व्यक्ति है उसको हम कुशल कहेंगे। लेकिन कुशल का शाब्दिक अर्थ है कुशान लाती इति कुशल है, जो कुशाओं को भली भांति लेकर के आए वह कुशल होगा। लेकिन यहाँ जो कुशल शब्द का हमने प्रयोग किया है वो कुशाओं को लाने वाला कुशल नहीं है, वो किसी भी कार्य में प्रवीण या कुशल व्यक्ति को हमने यहाँ पर कुशल कहा है। तो यदि यहाँ पर मुख्यार्थ का बाद नहीं होगा तो निश्चित रूप से कुशल वही होगा जो कुशाओं को लेकर के आएगा। लेकिन यहाँ पर वक्ता का तात्पर्य क्या है? प्रत्येक कार्य को करने वाला व्यक्ति कुशल होगा। तो प्रत्येक कार्य को करने वाले व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति हुई है ये किसके माध्यम से हुई है? ये लक्षणा के माध्यम से हुई है, वक्ता के तात्पर्य के माध्यम से हुई है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, गंगायाम घोष है। गंगायाम घोष का तात्पर्य है गंगा के प्रभाव में आभीर ग्रह। तो गंगा के प्रभाव में आभीर ग्रह जो है, धोबियों की जो बस्ती है, वो हो नहीं सकती। तो उसी से जुड़ा हुआ दूसरा अर्थ हम यहाँ पर देखेंगे कि गंगा के तट पर। तो समझने की कोशिश करें। लक्षणा के तीन हेतु हैं। पहला हेतु है मुख्यार्थवाद, तो गंगा के प्रभाव में घोष हो नहीं सकता, तो मुख्यार्थ का बाद हो गया। गंगा के तट पर घोष हो सकता है, तो उसी से जुड़ा हुआ अर्थात मुख्य अर्थ से जुड़ा हुआ दूसरा अर्थ हो गया। और वक्ता का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? वक्ता का तात्पर्य यहाँ पर है शैत्य पावनत्व से, कि गंगा के प्रभाव में जो शैत्य पावनत्व है वही शैत्य पावनत्व गंगा के प्रभाव, गंगा के तट पर बनी हुई घोष में भी है, आभीर ग्रह में भी है। ये वक्ता का तात्पर्य है।
इस विषय में मुख्यार्थवाद में यहाँ पर दो मत हमको प्राप्त होते हैं, एक अन्वय अनुपपत्ति और एक तात्पर्य अनुपपत्ति। तो पहला जिनका मत है अन्वय अनुपपत्ति, उसका नागेश भट्ट आदि ने खंडन किया है। उन्होंने कहा है यदि अन्वय अनुपपत्ति होगा तो फिर काकेभ्यो दधि रक्षताम, कौए से दही की रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पर अन्वय तो प्राप्त हो रहा है लेकिन वक्ता का तात्पर्य प्राप्त नहीं हो रहा, अर्थात कौओं से तो रक्षा की जाएगी लेकिन दधी उपघातक अन्य प्राणी अर्थात कुत्ते बिल्ली आदि से उसकी रक्षा नहीं की जाएगी। तो नागेश भट्ट आदि ने ये कहा है कि अन्वय अनुपपत्ति के आधार पर केवल मुख्यार्थ का वाद करना लक्षणा के तात्पर्य को अर्थात लक्षणा के मंतव्य को प्रकट करने में बाधक है। इसलिए यहाँ पर वक्ता का जो तात्पर्य है अर्थात तात्पर्य अनुपपत्ति ही लक्षणा का मुख्यार्थवाद है। जब तात्पर्य की प्राप्ति ना हो, वक्ता के तात्पर्य की प्राप्ति ना हो तो वहाँ पर लक्षणा नहीं होगी, नहीं तो फिर काकेभ्यो दधि रक्षताम में भी आपको जो है लक्षणा, यदि अन्वय अनुपपत्ति को मानेंगे तो यहाँ पर ये लक्षणा का विषय नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से लक्षणा आरोपित शक्ति है, लक्षणा कृत्रिम शक्ति है। और आगे देखिए, मुख्यार्थस्य बाधे विवेचकत्वादौ समीप्ये च संबंधे, मतलब मुख्यार्थ का वाद होने पर उसी मुख्यार्थ के पास में कोई दूसरा अर्थ लेते हुए रूढ़ितः प्रसिद्ध है, या तो रूढ़ि के अनुसार या प्रसिद्धि के अनुसार, तथा गंगा तटे घोष इत्यादि, और गंगा तट घोष में प्रयोगाद ये साम न तथा प्रतिपत्ति, यहाँ पर जो वक्ता का तात्पर्य था उसकी प्रतिपत्ति न होने से तेसाम पावनत्वादि नाम धर्माणाम, तथा उसका अर्थात गंगा का पावनत्वादि जो धर्म है प्रतिपादनात्मनम प्रयोजनाच्चय, तो वहाँ पर उसका जो प्रतिपादन है वो प्रयोजन के माध्यम से होगा। मुख्येन अमुख्यार्थो लक्ष्यते, और यहाँ पर मुख्य अर्थ के माध्यम से अर्थात मुख्य अर्थ का बाद होने के पश्चात अमुख्य अर्थ जो मुख्य अर्थ से भिन्न अर्थ है वो लक्षित होता है, यत् से आरोपित है, और उस अर्थ को हम आरोपित अर्थ कहते हैं। और शब्द व्यापार है सांतरनिष्ठ लक्षणा, और इस प्रकार से यहाँ पर लक्षणा का जो शब्द व्यापार है उसका उस व्यापार का नाम है सांतरनिष्ठ, सांतरार्थ निष्ठ, अर्थात जो मुख्य अर्थ था उससे भिन्न जब शब्द व्यापार लक्षणा का होगा तो वो लक्षणा शब्द शक्ति का विषय होगा। अब भली भांति आप यहाँ पर लक्षणा को समझ गए होंगे कि लक्षणा जो है वो अभिधा से नितांत भिन्न है और मुख्य अर्थ का बात करती है, पहला हेतु। दूसरा हेतु है उसी से जुड़ा हुआ दूसरा अर्थ को बताती है, और तीसरा हेतु है कि या तो उसमें रूढ़ि होगी और या कोई प्रयोजन होगा। यहाँ पर रूढ़ि का उदाहरण मैंने आपको बताया है, कर्मणि कुशल है, और प्रयोजनवती जो लक्षणा है उसका उदाहरण है गंगायाम घोष है। धन्यवाद।